फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 4 हिस्ट्री को देखेंगे। जो वर्ल्ड हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे तीन वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे पादरी वंश, ईसाई वगैरह, अभिजात हो गया जिसको लॉर्ड वगैरह कहते हैं, कृषक, इन सब को हम लोग देखेंगे। तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग आगे देखते हैं। कुछ है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से ख़ास तौर पे 11th एवं 12th वालों के लिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख सकते हैं बदलती परंपराएं कैसी थी, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं कैसी थी तीन वर्ग में, इन सब को देखेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, अटलांटिक महासागर यानी इंग्लैंड वगैरह का सीन है। ये सब देख सकते हैं बदलती परंपराएं। हम लोग इसमें इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसी उसकी परंपराएं थी, सामंत कौन था, बिशप कौन थे, पोप कहाँ है, नाइट किसे कहते हैं, इन सब को हम लोग, नाइट जो सैनिक होते थे वो किस वर्ग में आते थे, फ्रांस के शासकों के बारे में देखेंगे, भिक्षु कौन थे, पांडुलिपि कौन है, इन सब को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इंग्लैंड की स्थापना कैसे हुई और रोमन साम्राज्य कौन थे, कैथोलिक जो है चर्च कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है, कृषिदास किसे कहते हैं, ये सब को देखेंगे। डोगे का महल कहाँ है, धर्मयुद्ध किसे कहते हैं, इन सब को हम लोग देखेंगे। उत्तमासी अंतरिम द्वीप की खोज किसने किया, इन सब को इस टॉपिक में देखेंगे। कृषि व्यवस्थाएं कैसी थी, पहले उन लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं थी, ग्रामीण शहर कैसी थी, फिर उन्होंने शहर में बसना कैसे प्रारंभ किया। इसमें तीन वर्ग के बारे में दिया है। हम लोग आगे का टॉपिक में फिर मिलेगा चौथा वर्ग, इन सब को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप, एशिया जो है इसके अंतर्गत चीन वगैरह आता है, इंडिया आती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब को हम लोगों ने देखा, तिब्बत सब। और उसके बाद यूरोप के अंतर्गत कौन कौन देश आता है, पोलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, यूक्रेन हुआ, रोमानिया हुआ, उसके बाद बेलारूस हुआ, लताविया हुआ, लिथुआनिया हुआ, इन सब को, जर्मनी जितने भी है, जर्मनी हो गया, इन सब को हम लोग देखेंगे। अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास और विस्तार हुआ। इन साम्राज्यों में कुछ यायावर जो घुमंतू होते थे, भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। विकसित शहरों और उन शहरों में व्यापारी तंत्र कैसी थी, व्यापारी व्यवस्थाएं कैसी थी, लोग व्यापार कहाँ करना सीखा, व्यापार किस टाइप के करते थे, इन सब पे आधारित थे। मकदूनिया, रोम, अरब, रोम जो इटली का एक कैपिटल है, अरब देश के अंतर्गत की बात करें तो बहरीन, अल्जीरिया, मिस्र, ये सब आता है। उसके बाद साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य जो होते थे, इन सब को, जैसे चंगेज़ खान वगैरह, इन सब को हम लोग देखें। उनमें से पूर्व अरब साम्राज्यों, मिस्र, असीरिया, चीन और मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसी को सेंड्रोकोटस के नाम से जाने जाते थे। यह अंतर था कि दिए गए पहले 4 साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे, महाद्वीपीय एवं पारम महाद्वीपीय स्वरूप के थे, जो कुछ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की, मतभेद की भूमिका निर्णायक थी। साम्राज्यों का उदय प्रारंभ अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहाँ से ये साम्राज्य फैलने लगे। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती है। पश्चिमी यूरोप ने 9वीं से 17वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ। जैसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़ कर देखते हैं तो इन कारकों में धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, लोक सेवाओं के निर्माण, संसद जिसकी बात करें तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है, विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के संगठन पर गहन विचार और उद्योग एवं कृषि के प्रयोग आने वाली टेक्नोलॉजी में कैसे सुधार शामिल हुई। इन परिवर्तनों के परिणाम यूरोप के बाहर यानी यूरोप के अंतर्गत कौन कौन देश आता है, इटली, फ्रांस, रोमानिया, यूक्रेन, इन सब से बाहर पुरजोर तरीक़ों से महसूस किए गए। जैसे उसके बाद अफ्रीका वगैरह। जैसा कि हमने देखा कि 5वीं सदी में पश्चिम में रोमन साम्राज्य, पश्चिम में जो थे कौन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, जो यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक साम्राज्य था जिसको फुरात, याद रखिएगा किस नदी के किनारे ये बसा हुआ था, फुरात नदी के किनारे पूर्व में, फुरात नदी के पूर्व में स्थित शहर था रोम साम्राज्य। विघटित हो गया। पश्चिमी और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया। जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदलती गई उसी रंग में उन लोगों ने ढलना शुरू कर दिया। जैसे रहन सहन में बढ़ोतरी हो गई, जिन्होंने वहाँ पर राज स्थापित कर लिए। और पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका की तुलना में पश्चिमी यूरोप में नगरीय केंद्र छोटे थे।
9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिण यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र एक्स लंदन लंदन, ब्रिटेन वगैरह, रोम, इटली वगैरह, यद्यपि छोटे तथापि उनका महत्व कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चर्च वगैरह, सबसे बड़ा चर्च कैथोलिक चर्च जो इन सब है, वेटिकन सिटी वगैरह में शाही शासन ने वहाँ के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं के सदी में प्रारंभ सालमेन का साम्राज्य था। इसके शीघ्र पतन के पश्चात भी हंगरी वासियों बुडापेस्ट वगैरह जैसे वाइकिंग कौन था? वाइकिंग स्कैंडिनेवियावी देश अंतर आता है, जो इसके अंतर्गत क्या आता है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एवं आइसलैंड के वे लोग जो 8वीं-11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद वहां बस गए। इनमें से अधिकांश लोग समुद्री दस्यु और व्यापारी थे मुख्य तौर पर। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश जो आता है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद और ये नगरीय केंद्र व्यापार तंत्र में बदल गए। ठीक है, इन सभी परिवर्तनों की अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप सामंती जो होते थे लॉर्ड वगैरह व्यवस्था अस्तित्व में आई। सामंती जो होते थे उसी को हम लोग लॉर्ड कहते थे। कृषक कृषि से संबंधित थे। सामंतवाद की पहचान पूछा जाता है। सामंतवाद जो है यह जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो एक भूमि का टुकड़ा। ठीक है, सामंत लॉर्ड को कहते हैं। दुर्गों व मैनर भवन के इर्द गिर्द कृषि उत्पादन या भूमि मैनर के लॉर्डों की थे, सामंत की थी। जिस कृषक या कृषि दास काज करते थे वे वफादार होने के साथ माल और सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध होते थे। ये लॉर्ड यानी बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े सामंतों के राजा के सामंत होते थे के प्रति वचनबद्ध थे। कैथोलिक चर्च जो होते हैं के केंद्र बिंदु पोप और उनकी व्यवस्थाएं थी। सामंतवाद को समर्थन देता था। उनके पास अपनी भूमि भी थी। सामंत उसे कहते थे जिसके पास अपनी भूमि होती थी। ठीक है, स्वयं जो है न्यायालय लगा सकते थे, सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, ये सब होते थे। काफ़ी पावरफुल होते थे। खुद का भूमि होता था, बड़े बड़े लैंड होते थे। ऐसे संसार में जहाँ पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्प ज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा आम बात थी, चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद का जीवन सहनीय बन सके। मठों का निर्माण हुआ जहाँ पर धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्च वासियों के निर्देश अनुसार सेवा में लगाते थे। साथ ही चर्च स्पेन में बाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में फैले विद्वता तंत्र का भाग थे। इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ, यूरोप जो होते हैं, यूरोप के अंतर्गत जो है फ्रांस, ये सब जो आता है, इसके बेलारूस वगैरह, इसके अधीनस्थ राजाओं पूर्वी भूमध्य सागर की बात करें लगभग 21 देशों के साथ ये सीमा साझा करती है। भूमध्य सागर देशों के साथ सटा हुआ तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध कराते थे। वेनिस और जिनेवा के भूमध्य सागर उद्यमियों के से प्रेरित होकर सामंती व्यवस्था पर वाणिज्य और नगरों का प्रभाव बदलता गया। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते हैं। इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ तथा ईसाई के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आज़ाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राजाओं ने धर्म युद्ध क्या होता था? यह युद्ध कुछ आधारभूत नियमों का पालन करते हुए लड़ा जाता था। नियम होते थे, इसके पालन करते हुए लड़ा जाता था। दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किए। यूरोप के अंतरिम व्यापार में सुधार हुआ जो मेलो और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था। बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रेरित था। वाणिज्य विस्तार के ये अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैये से मेल खाते थे। इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान और बाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देने का एक नया नज़रिया प्रदान किया। 14वीं सदी से जो
ग्रहण कहा जाता था 14वीं सदी के काल में। विशेष रूप से उत्तरी इटली जो वगैरह होते हैं यूरोप में के नगरों में रईस लोग मृत्योपरांत जीवन की अपेक्षा इस देख सकते हैं दक्षिण फ्रांस के नगर एविग्नोन 14वीं शताब्दी में पोप का एक महल है। पोप का महल देख सकते हैं कितनी लंबी है, कितनी बड़े विशाल साम्राज्य की तरह है महल। ठीक है, उसके बाद 15वीं शताब्दी में वेनिस में डोगे का महल क्या होता है? इटली के सर्वोच्च अधिकारी वेनिस डोगे का एक निवास स्थान यही है। देख सकते हैं वेनिस डोगे है, उन्हीं का रहने का आवास है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इटली के सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, जीवन से अधिक वास्ता रखने लगे मूर्तिकार, चित्रकार और लेखक मानव और संसार की खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों में यात्रा और खोजों की अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया। कई खोज यात्राएं शुरू हुई। स्पेनवासी और पुर्तगाली जो थे भारत आया हुआ था। बात करें पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, अब भारत कब आया था? तो भारत जो हम लोगों को भारत आया था कब? 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर केरल के कालीकट मालाबार तट पहुंचा। जो उनका स्वागत जो है ना कौन किया था? तो जमोरिन किया था। ये हम लोगों के लिए जैसे एशिया वगैरह उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे। पश्चिमी अफ्रीका के तट और दक्षिण में जाने लगे। इस तरह उटमासा अंतरिम द्वीप काफ़ी इम्पोर्टेंट केप ऑफ गुड होप जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो ये पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया था बार्टोलोमियो डियाज जो एक नाविक था। कौन था? तो नाविक था। तो ये कब किया? उटमासा द्वीप जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? तो यह इसको हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो 1487 में पुर्तगाली यात्री बार्टोलोमियो डियाज अपने देश के राजा जॉन द्वितीय किसका? जो जॉन याद रखिएगा जॉन द्वितीय का संरक्षण पाकर भारत को खोजने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की और अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुंचा। उसका नाम केप ऑफ गुड होप यानी उटमासा अंतरिम द्वीप रखा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। होते हुए भारत पहुंचे जो यूरोप में मसालों के द्वारा महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया। ठीक है, 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोपवासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। दूसरे खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया। यूरोप के यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान भांति के लोग मिले, यानी तरह तरह के लोग मिले। कुछ हद तक कि वे उनसे सीखने के इच्छुक थे। पोप और कैथोलिक चर्च में ने भूगोलवेत्ता एवं पर्यटक हसन अल वजान यूरोप में लियो अफ्रीकानस के नाम से विदित के नाम से को प्रोत्साहित किया। इस भूगोलवेत्ताओं ने पोप लियो 10 के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार क्या लिखा? अफ्रीका का भूगोल लिखा हसन अल वजान। जेसुइट चर्च के सदस्यों ने मेंबर्स ने 16वीं सदी में जापान के बारे में जाना और उसके बारे में लिखा। 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यक्ति विल एडम्स, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विल एडम्स जापानी शोगुन टोकुगावा इयास का मित्र एवं सलाहकार बन गया। अमेरिका पहुंचने पर यूरोप लोगों का वहां के मूल निवासियों के संपर्क हुआ। हसन अल वजान की तरह ही इन लोगों ने यूरोप लोगों में दिलचस्पी ली और कभी कभी उनके लिए काम भी किया। उदाहरण के लिए एजटेक की एक महिला ने जो बाद में डोना मेरीना नाम से जानी गई। ठीक है, एक महिला जो थी मैक्सिको के स्पेनी विजेता कोर्टेस से दोस्ती की, उसके लिए दुभाषिए का काम किया और कई तरह के प्रबंध करवाए। यूरोपवासी नए लोगों के साथ सामना होने की कंडीशन में कभी कभी सचेत, अनात्म संसी और चौकन्ने होते थे। यहाँ तक कि जब वे व्यापारी के एकाधिकार स्थापित करने और हथियारों के बल पर अपनी सत्ता सौंपने के लगातार प्रयास करते रहे। आप जानते हैं कि ऐसा ही पुर्तगालियों ने 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने केरल के कालीकट कोझिकोड के आगमन के बाद हिंद महासागर में भी किया। दूसरी और कभी कभी वे दबंग, आक्रामक एवं क्रूर थे। जिनसे भी वे मिले उन्हें अज्ञानी मानकर उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने का भाव प्रदर्शित किया। कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को प्रोत्साहन दिया। चर्च दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के लिए अध्ययन का केंद्र था, लेकिन उसने इन लोगों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वह गैर ईसाई मानता था।
ईसाई, बात करें ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, जो इज़राइल के बेथलेहम में उनका जन्म हुआ था। गैर यूरोपवासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क संघर्ष अलग-अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी क्षेत्र और भारत और चीन ये एशिया महादेश के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। वे ऐसे हिष्ट-पुष्ट व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे, जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने उनकी टेक्नोलॉजी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिए। एग्जाम्पल के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन शुरू कर दिया। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोपवासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति को चुनौती देने में किया। साथ ही साथ यूरोपवासियों के साथ आई बीमारियों में जनसंख्या का विनाश कर दिया। 16वीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% यानी 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई। अब हम लोग कालक्रम को देखेंगे 1300 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच का। देख सकते हैं नाविक के थ्रू नाव लगी हुई है, इनका चित्र को। यूरोप में विचाराधीन काल के अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए, जिनमें कृषि और किसानों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को देखा गया। इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। इस काल रेखा से ज्ञात होता है कि महाद्वीपीय के आपसी संबंधों में व्यापार को प्रोत्साहित किया। इन संपर्कों ने अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया, एरिया को प्रभावित किया, बहुत सारे एरिया को इफेक्ट किया। विचारों, आविष्कारों और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगा। भूमि पर कंट्रोल कैसे किया, स्रोत और व्यापार के क्षेत्र पर कैसे कंट्रोल किए रखने के लिए राज्यों में परस्पर लगातार संघर्ष हो रहे थे, जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या न कर दी गई हो तो उन्हें उनके निवास स्थानों से निकाल कर उन्हें दास बनाया जा रहा था। ठीक है, अगर महिलाएं बच जाती थी तो। इस तरह के लोगों का जीवन अनेक रूपों में इतना अधिक बदल गया था कि उसे पहचानना बहुत कठिन हो गया था। देखते हैं पीरियड अफ्रीका और यूरोप में क्या क्या उस टाइम पीरियड में क्या क्या खोजें हुई, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, उनको देखेंगे। 1300 से 1325 ईस्वी के बीच में स्पेन में, यूरोप के स्पेन में अलहब्रा और ग्रेनेडा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में एक प्रतिष्ठित हुए। 1325 से 1350 ईस्वी के बीच में मिस्र में प्लेग हो गया। मिस्र जो है यूनान में, उसमें प्लेग बीमारी हो गई। 1348 से 55 इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सतवर्षीय युद्ध का काल 1337 से 1453 तक संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ एक प्रकार का प्लेग का प्रकोप छा गया। बहुत सारे लोगों की जानें गई। ठीक है, 1350 से 75 ईस्वी इब्न बटूता द्वारा सहारा की खोज हुआ अफ्रीका में। और सहारा कहाँ है? अफ्रीका में। पूछा जाता है। फ्रांस के किसानों ने ऊंचे टैक्सों का विरोध किया 1358 में। यही प्लेग जो है इसी से। ब्रिटेन के किसानों का विद्रोह 1381 में। जोफ्री चांसलर ने डी कैंटरबरी टेल्स की रचना की, जो अंग्रेजी भाषा के प्राचीनतम कृषि थे। ये माउस देख रहे हैं, मूस चूहा। 1400 से 1425 के बीच देख सकते हैं। 1425 से 50 पुर्तगालियों ने दास व्यापार 1442 को प्रारंभ किया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 1450 से 75 के बीच पश्चिम अफ्रीका में सोंघाई साम्राज्य की स्थापना, जिसका उद्देश्य सहारा कहाँ? अफ्रीका इम्पोर्टेंट है, व्यापार का जाल बिछाना तथा पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती 1471 के बाद क्षेत्रों में आक्रमण, बस्तियों की स्थापना। यूरोप की बात करें तो पहली मुद्रित पुस्तक का निर्माण हुई इटली के लियोनार्डो दा विंची। 1452 से 1519 तक इसका पीरियड था। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार, वास्तुकार और इन्वेंशन ये थे, काफ़ी फेमस थी। 1475 से 1500 के बीच पुर्तगालियों ने बोकोंगो राजा को ईसाई बना दिया बोकोंगो राजा को। इंग्लैंड में 1485 में ट्यूडर वंश की स्थापना इम्पोर्टेंट है। 1500 से 1525 के पीरियड की बात करें तो अफ्रीकी गुलामों को अफ्रीका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया 1510 में। ओटोमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की 1517 में। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका में उपजी कॉफ़ी के यूरोप में पहली बार 1517 तथा तंबाकू, चॉकलेट, टमाटर और तुर्की का भी पहली बार प्रयोग किया। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किए। किसने किया? इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। 1517 ईस्वी में। उसके बाद 1525 से 1550 के बीच कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
ये ज्योग्राफी से थे 1543 में। 1550 से 75 के बीच विलियम शेक्सपियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीरियड था। जन्म 1564 में, 1616 मृत्यु हुई। इंग्लैंड के नाटककार थे विलियम शेक्सपियर, ठीक है, नाटककार। 1575 से 1600 के पीरियड में बोले तो जज रियास जेन्सेन ने माइक्रोस्कोप की खोज कब 1590 का दशक में। 1600 से 1625 में नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पर था। यहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे। प्रथम उपन्यास डॉन क्या नाम था, डॉन क्विक्सोट को स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया, ठीक है। 1625 से 50 में विलियम हार्वे ने यह दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है, पंपिंग करता है। 1628 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1650 से 75 के बीच पुर्तगालियों ने कांगो राज्य को नष्ट कर दिया। 1662 में लुई 14वां फ्रांस का शासक बना। 1638 से 1775 15 का पीरियड था। 1675 से 1700 के पीरियड को पीटर महान, 1600 इसका पीरियड की बात करें तो 1682 से 1725 ने रूस का आधुनिक मॉडर्न किया, ठीक है। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। फिर एशिया और दक्षिण एशिया में क्या इंपॉर्टेंट थी उस टाइम में, देखते हैं। 1325 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई दक्षिण एशिया में, यानी भारत के दक्षिणतम विजयनगर साम्राज्य, तमिलनाडु, केरल वगैरह इनमें। 1350 से 75 चीन में मिंग राजवंश की स्थापना। 1368 में 1400 से 1425 में क्षेत्रीय सुल्तानों का अभ्युदय। 1400 इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। 1450 से 75 ओटोमन तुर्कों का कुश्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुश्तुतुनिया एक शहर है जिस पर अधिकार कर लिया 1453 में, जो एशिया में है, ठीक है। 1475 से 1500 ईस्वी वास्को डी गामा भारत आया। कब? 1498 केरल के कोझिकोड में जमोरिन ने उसका स्वागत किया भरपूर। 1500 से 1525 में पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश किया, इनका विरोध और उन्हें मकाऊ की ओर खदेड़ दिया। कहाँ? 1522 में। फिर 1525 से 1550 के पीरियड बाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बाबर ने किया, ठीक है। बाबर जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में, घाघरा का युद्ध 29 में, इस तरह से उन्होंने युद्ध किए, ठीक है। 1550 से 1575 में अकबर का काल था, जिसमें 1556 से लेकर 1605 तक मुगल शासन को संगठित किया अकबर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1575 से 1600 प्रथम का बुक की नाटक जापान के में प्रस्तुत किया गया। 1586 में फारस के शाह अब्बास, 1587 से 1629 तक इसका पीरियड था। यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली को लागू किया, ठीक है। 1600 से 1625 में जापान ने टोकुगावा शोगुनेट की स्थापना। 1603 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1625 से 50 में डच लोगों को छोड़कर समस्त यूरोपीय व्यापारियों को जापान से व्यापार करने पर रोक लगाई गई। 1637 में चीन ने मंचू शासन 1644 से आगे 300 वर्षों तक रहा। देख सकते हैं यूरोप में चीन से चाय की खोज कहाँ हुई? चीन में, ठीक है। रेशम की मांग बढ़ोतरी, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ जो किए थे 1632 से 53 पीरियड था। इन सब को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब देखेंगे। अमेरिका में 1300 से लेकर 1325 में क्या हुआ? टेनोक्टिटलान मेक्सिको की एज़टेक राजधानी। 1325 में यहाँ के भवनों, मंदिरों, सिंचाई प्रणाली और लेखा प्रणाली के लिए विख्यात होगी, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1475 से 1500 के बीच कोलंबस वेस्ट इंडीज पहुँचा और 1492 में जो खोज किया अमेरिका की। और 1500 से 1525 में मेक्सिको पर स्पेन की विजय। 1521 में स्पेनी नौचालक मैगलन जो थे, मैगलन प्रशांत महासागर में पहुंचा, ठीक है। 1519 में इम्पोर्टेंट है। 1525 से 50 के बीच की बात करें तो फ्रांसीसी अन्वेषण का कनाडा पहुँचे 1534 में। 1550 से 75 के बीच स्पेन की पेरू पर विजय, पेरू जो है उस पर विजय 1572 में। 1575 से 1600 के बीच का पीरियड डच नाविक अनायास की ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, ठीक है। 1600 से 1625 में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका 1607 में अपनी प्रारंभिक कॉलोनियाई बनाई। सबसे पहले गुलामों को पश्चिमी अफ्रीका में वर्जीनिया 1619 में लाया। 1625 से 50 के बीच डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम की खोज की, जिसे आजकल न्यूयॉर्क 1626 कहते हैं। मैसाचुसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1635 में। फिर डच नाविक
अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलियाई की परिक्रमा की। इसके बाद वह वान डीमेन की भूमि में उतरा, जिसके बाद में तस्मानिया नाम दिया। वह न्यूजीलैंड भी पहुंचा और उसने उसे विशाल क्षेत्र का भी भाग समझा। 1650 से 75 के बीच वेस्ट इंडीज की खोज। 1654 में पहली बार गन्ने की खेती की गई। ठीक है, वेस्ट इंडीज। 1675 से 1700 के बीच मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने उपनिवेश स्थापित किए। इसका नामकरण सम्राट लुई 14वें के नाम पर लुसियाना रखा 1682 में। इस तरह से आगे हम लोग अब विषय से देखेंगे तीन वर्ग। तीन वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तीन वर्ग के अंतर्गत पादरी, जो प्रचारक, ईसाई धर्म गुरु, ये सब होते थे। अभिजात, जो जिसके पास संपत्ति काफ़ी होती थी, सेना होते थे, वो अभिजात आते थे। उस थर्ड में है कृषक, मजदूर, किसान, ये सब को हम लोग देखेंगे। इस अध्याय में हम 9वीं से 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों में क्या, तो इटली, रोम जिसकी कैपिटल है, स्पेन, मैड्रिड जिसकी कैपिटल है, फ्रांस, पेरिस और के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रायः युद्ध होते थे और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र पॉइंट जो होते थे, भूमि पर कंट्रोल करना था। उन लोगों को था कि भूमि जहाँ मिले वहाँ कंट्रोल करे। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। ईसाई धर्म जो थे, इसके संस्थापक ईसा मसीह थे। 4वीं सदी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था। रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा। धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप की बात करें तो फ्रांस हो गया आपको, उसके बाद जर्मनी, बेलारूस, पेरिस, ये बर्न, ये सब जितने भी आते हैं उत्तरी के अंतर्गत। चर्च भी यूरोप के मुख्य भूमिधारा का राजनीतिक शक्ति पावर बन गया था। तीन वर्ग कौन थे, है जो इस अध्याय में केंद्र बिंदु है हमारा अभिप्राय। 3 सामाजिक श्रेणियों से है। ईसाई, जिसको पादरी कहते हैं, भूमिधारक, जिसको हम लोग अभिजात कहते हैं, जिसके पास भूमि काफ़ी होती थी, इतनी पावर होती थी कि वो बहुत संपत्तियों से परिपूर्ण थे। और कृषक, जो मजदूर होते थे, किसान होते थे। इन सबको 3 वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास में गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे, रीजन था। पिछले 100 वर्षों में यूरोप इतिहासकारों के विविध क्षेत्रों के इतिहास हो या यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भूस्वामित्व के विवरणों, मूल्यों और कानूनी मुकदमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। एग्जाम्पल के लिए चर्चों में मिलने वाला जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों के मदद से परिवार और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सकता। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों में व्यापारिक संस्थाओं के बारे में सूचना दी गई। गीत एवं कहानियों के द्वारा त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ, ज्ञान हुई, समझ सकते हैं। इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन जैसे जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, अथवा अल्पकालीन जैसे कृषक विद्रोह, किसान, मजदूर, इन सब में विद्रोह उत्पन्न होने लगी, परिवर्तनों को समझने में किया जा सकता है। सामंतवाद जो जर्मन भाषा के फ्यूट शब्द से लिया गया है। सामंतवाद जो होते थे, जिसको लॉर्ड कहते थे। ठीक है, विद्वानों में एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। मार्क ब्लॉक 1886 से 1944 के बीच, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पीरियड थे। फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया। ठीक है, गढ़ने पर जोर दिया, जिसके लिए लोगों के समूह, ग्रुपों का व्यवहार और रुख समझा जा सके। ब्लॉक का सामंती समाज किसे कहते थे? किसी बड़े राजा के अधीनस्थ छोटे राजाओं को सामंती समाज कहा जाता था। छोटे यूरोपीय, विशेषकर 900 से 1300 के ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों और श्रेणियों, भूमि का प्रबंधन देखरेख करना उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है। द्वितीय विश्व युद्ध, बात करें द्वितीय विश्व युद्ध का पीरियड कब से कब था, याद रखिएगा 1939 से 1945 तक था। और किसके बीच हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध? तो यह था किसके बीच? तो धुरी, याद रखिएगा, धुरी राष्ट्र। इसके अंतर्गत कौन आता है? जर्मनी, इटली, जापान। एक था मित्र राष्ट्र। इसके अंतर्गत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन भी कुछ आते हैं। इस तरह के दोनों के बीच था। ठीक है, नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए जा रहे शोध अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लग गया था। उनको देखेंगे। सामंतवाद का परिचय देंगे हम लोग। सामंतवाद जो जानते हैं हम लोग, जो सामंतवाद होते हैं, जो जर्मन भाषा से लिया गया, एक भूमि का टुकड़ा होता था
जो इसको देखते हैं, सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक विधिक राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जा रहा था। जर्मन शब्द था। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अफ्रीका, ये सब देख सकते हैं, भूमध्य सागर जो 21 देशों के साथ सीमा करती है, ये देख सकते हैं, कोर्सिका, ऑस्ट्रेलिया जो है, इन सबको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अफ्रीका भी है। अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? माली हो गया, चाद, सूडान, साउथ सूडान, नाइजीरिया, इथोपिया, उसके बाद जो है अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी, ये सब जितने भी आते हैं ना, वो सब आता है, ठीक है। अफ्रीका के अंतर्गत फ्यूड से बना है सामंतवाद, जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। इंपॉर्टेंट है सामंतवाद, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य प्रांत और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है। कृषि के लिए थे जो सामंत, लॉर्ड और कृषक थे के संबंध पर, कृषक जो होते थे किसान मजदूर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड जो सामंत होते थे राजा खेतों पर भी काटते, यानी वो कृषि जो होते थे किसान अपने खेतों के फसल उपजाने के बदले कुछ दिन जो है ना, मान के चलिए कुछ दिन जो है वो सामंत के भी खेती करते थे। मान के चलिए 365 दिन का होता है एक साल, तो 40 दिन जो है उनको सामंत का खेती करना ही करना था, और अपने खेती के अलावा जो किसान को 40 दिन वहाँ जाके करना ही पड़ता था सामंत के पास, ठीक है। इस तरह के व्यापार थे। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते, देख सकते सैनिक सुरक्षा भी देते थे उनको। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। लॉर्ड जो होते थे सामंत, जो उसको इतना अधिकार था कि स्वयं का न्यायालय लगा सकता था, सैन्य क्षमता जो बढ़ा सकते थे, इतनी पावर थी उसको, ठीक है। अभिजात वर्ग के होते थे, इसलिए सामंतवाद के जीवन में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था, देख सकते हैं। यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शार्लेमेन 1742 से 814 के काल में पाई गई, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। कब? तो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में। अब फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में देखेंगे। फ्रांस और इंग्लैंड कैसे बना, किसके नाम पे बना, इन सबको देखेंगे। गोल जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, 2 विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। जर्मन के एक जनजाति फ्रैंक ने गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया, देख सकते हैं। जर्मन का एक फ्रैंक था, फ्रैंक ने गोल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया, फ्रांस, ठीक है। 6वीं सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिश अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों ने चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप शहर द्वारा राज शार्लेमेन ने समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर अधिक मजबूत हो गए। एक संकरित जलमार्ग के स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी के फ्रांस में एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। यह क्या था? एक संकरित जलमार्ग। कुस्टुनिया में रहने वाले पूर्व चर्च के प्रधान भी बाइजेंटियम के सम्राट के साथ समान संबंध रखते थे। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास क्या था? 481 में क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। 486 में क्लोविस और फ्रैंक ने उत्तरी गोल का विजय अभियान प्रारंभ किया। यही गोल का के नाम पे ही फ्रांस पड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। गोल क्या था? तो फ्रांस का पूर्व नाम था। 1496 में क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। 714 में चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर बना। 751 में मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों के शासक को अपदस्थ करके शासन बना और उसने एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों में राज का आकार दुगुना कर दिया। 767 में पेपिन का स्थान उसके पुत्र शार्लेमेन चार्ल्स महान द्वारा लिया गया। 800 ईस्वी में पोप लियो तृतीय ने शार्लेमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया गया। 840 से नॉर्वे में वाइकिंग लोगों के हमले हुए। इस तरह से हम लोगों ने आज फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में जाना। ये बाकी जो है 3 वर्ग हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप लोग 2 पार्ट में इनको देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं चैप्टर 4 को। और हम लोग अब मिलते हैं सेकेंड वीडियो में जो 3 वर्ग के बारे में जानेंगे। अगर चैनल में आप न्यू है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, कृपया सपोर्ट करेंगे ताकि मैं NCERT जारी रख सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।